अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर कर दी है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम जो कल पाकिस्तान की पार्लियामान ने की थी उसके ख़िलाफ़ भी एक रिट पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इनकी फ़ेट क्या है और क्या स्कोप है इनका, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ। इसके अलावा आज जेल में, अडयाला जेल में सहाफ़ियों के साथ जो गुफ्तगू थी बानी पीटीआई की, वो बड़ी जिसको कहते हैं मीनिंगफुल थी। उसमें उन्होंने माफ़ी मशरूत मांगने का ऐलान कर दिया है और उनकी जो बहन है अलीमा बीबी, उन्होंने भी बाहर आके इस बात की तस्दीक की है और उनको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। वो फुटेज कौन सी है, ये इसका इजहार भी बानी पीटीआई ने ख़ुद आज सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए किया है। और ये गुफ्तगू जो है वो बड़ी ज़बरदस्त इस हवाले से है कि एक तरफ मुतालबा था कि मैंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज भी मुज़ाकरात के लिए अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, लेकिन 5 अगस्त को DGISPR की तरफ से 2 टोक अल्फाज में उस पेशकश को जब मुस्तरद किया गया तो उसके जवाब में आज बानी पीटीआई ने कहा कि अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो ना करें। तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे आज जो उनकी टोटल गुफ्तगू थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी जो मामलात हैं वो भी ख़राब हैं। जो टूट फूट का अमल जारी है, यानी शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला, उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डिसिप्लिन का कोई फुकदान है या ये फुकदान पैदा किया जाता है। तो इन सब इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए सईद चोई साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आपका बहुत शुक्रिया सर। नूरुल्लाह साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, आपका भी बड़ा शुक्रिया। और सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सईद चोई साहब, ये जो पिटिशन दायर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये अभी कानून तो बना नहीं, अभी तो सिर्फ पार्लियामान ने मंजूर किया है। तो जब तक सदर ममलिकत इसके ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे ये नाफिजुल अमल नहीं होगा, यानी ये कानून नहीं होगा तब तक। इस स्टेज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरटेन कर सकती है इस पिटिशन को, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट, क्या नाम है इसका, प्रैक्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट, वो भी इसी तरह ही चैलेंज कर दिया गया था, उस पर तो स्टे हो गया था। उस पर हुक्म नहीं हो गया था। इससे पहले भी हस्बा बिल था जो अब खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ की असम्बली में आया था, वो भी अभी वो बिल ही की शक्ल में था जब उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई आ गया था। और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे भी आपने खुद फरमाया कि जनाब उस पर हुक्म इम्तनाई होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इस मरहले पर भी इसको देख सकती है, इसका जुडिशल रिव्यू हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या गलत है। उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जब एक बदनीति से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको गैर मौसर बनाने के लिए ये बिल लाया गया है, दूसरा बदनीति से लाया गया है। बदनीति का सवाल जो है ये पार्लियामेंट के ऊपर उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये तयशुदा अमर है पूरी दुनिया में कि जो पार्लियामेंट कानून बनाती है वो मफाद आमा में जो है वो बनाया जाता है। तो इसके ऊपर तो नहीं हो सकता। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जनाब क्या कानूनी सुकम है, बुनियादी आईनी हकूक से किस हद तक मुतसादम है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर बनाने वाली जो बात है, ये आइन में आर्टिकल 270 है, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म हो, अदालत का भी हुक्म हो किसी कानून के बारे में, तो उस कानून को पार्लियामेंट जो है वो जवाज़ बख्श सकती है। लेकिन वो माजी के कवानीन के हवाले से वो 270 है, फिर बाद में 270 आया, 270 आया। लेकिन पार्लियामेंट के पास जो इख्तियार है कि वो ऐसा कोई भी कानून बना सकती है जिससे माजी में किसी अदालती फैसले को गैर मौसर बनाया जा सकता है। मसलन 58(2)B बहुत मशहूर आर्टिकल था जिसके तहत यहाँ असम्बलियाँ तहलील की जाती थी। सही। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि जनाब ये सेफ्टी वाल्व है, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन बाद में 58(2)B जो है उसको उन्होंने हज़फ कर दिया था आर्टिकल आइन से। एक मरतबा तो जब लगारी साहब सदर थे और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त इसको हज़फ किया गया था, और बाद में जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई तो उन्होंने दोबारा 58(2)B को शामिल किया, और बाद में फिर जो 18वीं तरमीम है जो 2010 में हुई है
उसमें किया गया। अब जो कानून बज़ाहिर बनाया है जी, कौमी असम्बली ने और सेनेट ने दोनों ने उस बिल की मंजूरी दे दी है, उसमें सिर्फ वजाहत है। ठीक, जिस दिन ये बिल पेश हुआ था प्राइवेट बिल, उस वक्त भी मेरे ख्याल हमने यहाँ ही प्रोग्राम किया था, उस वक्त ही मैंने अर्ज़ किया था, वो वजाहत की गई है जो कवानीन में पहले से मौजूद चीज़ें हैं या आइन में पहले से मौजूद चीज़ें हैं 51 में और 106 में, जो असम्बलियों से मुतल्लक है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली से मुतल्लक और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक और इलेक्शन एक्ट के जो मुतल्लका सेक्शंस हैं उनमें ये चीज़ें पहले से मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ उसमें ये किया है कि जो बंदा टिकट जमा करवाएगा ना, एक ज़ाहिर शेड्यूल जारी होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके मुताबिक मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर आपने वाबस्तगी देनी होती है, इकरारनामा देना होता है, फिर उसका टिकट जो है यानी पार्टी सर्टिफिकेट वो पार्टी जारी करती है। जो बंदा पार्टी सर्टिफिकेट मुकर्रर मुद्दत के अंदर जमा नहीं करवाएगा वो आज़ाद समझा जाएगा। पहले भी ये चीज़ मौजूद है, अभी ये चीज़ मौजूद है। और दूसरा ये कि मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी फहरिस्त देना ज़रूरी है। पहले भी आइन में और पहले भी कानून में ये चीज़ मौजूद है, और आगे इन्होंने थोड़ा उसमें इजाफा ये कर दिया, वजाहत ये कर दी है कि अगर कोई जमात मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर फहरिस्त जमा नहीं करवाती तो फिर वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं रहेगी, नाअहल हो जाएगी। और तीसरा कि एक मरतबा किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी अगर ज़ाहिर हो जाती है, ज़ाहिर कर देता है कोई MPA या MNA, तो फिर वो उसको मनसूख नहीं किया जा सकता, तनसीख नहीं हो सकती उस वाबस्तगी की। जैसा कि ये जो PTI के अरकान हैं, इन्होंने वाबस्तगी ज़ाहिर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, और अब जो फैसला आया है उसमें इनको ये एक तरह से इख्तियार दे दिया गया है कि ये दोबारा PTI में शामिल हो जाए और PTI के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो ज़ाहिर करें। अब ये जो कानून है ये कहता नहीं कर सकते, सही, एक दफ़ा वाबस्तगी ज़ाहिर कर दी दोबारा नहीं हो सकता, कानून ये है। अब कानून जो है ये फाइक है, इसको लेकिन बरतरी हासिल कानून है। क्या मसला तो ये है ना कि कानून जो है वो कायम रहेगा सुप्रीम कोर्ट में, वो स्ट्राइक डाउन होने के कितने इम्कानात हैं? पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं जी इस पर फुल कोर्ट बैठे हैं, कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है कानून के मुताबिक ठीक, वो इस पर बैठेगा। और फिर लेकिन ये 3 रुकनी कमेटी ही करेगी ना, 3 रुकनी कमेटी करेगी, वो चाहे तो फुल कोर्ट बना दे, चाहे तो ये कहे कि जनाब 13 रुकनी बेंच जिसने पहले जो फैसला दिया है वही कर ले, लेकिन वो तो उस सूरत में ज़रूरी है ना 13 रुकनी। अगर अच्छा, ये चूंकि अदालत वगैरह की दरखास्त आई, ये बिल्कुल तो ठीक है। तोहीन अदालत वगैरह नहीं है ना। अच्छा, ये कमेटी जो है 3 रुकनी ये इंटैक्ट है? इनमें से जो फाजिल 2 जज हैं वो छुट्टियों पे तो नहीं है? नहीं, वो छुट्टी पे भी हों तो वो ये एक दिन के लिए वो उनसे रब्ता किया जा सकता है, वीडियो लिंक के ज़रिए, टेलीफोन पे, किसी भी अंदाज में रब्ता होना ज़रूरी है, वो जहाँ भी हो। ठीक है, हाँ, ये कमेटी जो, और दूसरा ये इन्होंने पहले ये कहा हुआ है कि ये मामला जो है ये है जाना है छुट्टियों के बाद, यानी कि सितंबर में। मैं वही नूरुल्लाह साहब से पूछना चाह रहा था कि नूरुल्लाह साहब ये थोड़ी सी अब ट्रिकी नहीं होगी सूरत हाल कि जो नून लीग की गवर्नमेंट की कहें, गवर्नमेंट की तो नहीं है, वो जो पिटीशन थी रिव्यू पिटीशन, उसके ऊपर इसलिए समाअत नहीं हो सकी क्योंकि जजेस हजरात जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो अब इसके ऊपर नजर सानी की अपील तो खैर इलेक्शन कमीशन की अलहदा से है, लेकिन इस कानून के खिलाफ एक फ्रेश एक पिटीशन है, ये वाली ये एक नया मुकदमा है, तो इसकी समाअत के लिए वही जजेस अवेलेबल हो सकते हैं? नहीं, वो जजेस तो अवेलेबल नहीं है, वो तो पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है। नहीं तो वो मनसूख भी तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब देखें वो तो उनकी ज़ाती छुट्टियां हैं और छुट्टियां वो किसी भी वक्त मनसूख कर सकते हैं, लेकिन वो एक अजीब तासुर होगा कि जब हुकूमती दरख्वास्त आई थी तो उस वक्त बताया गया कि वो छुट्टियों पर है, अभी नहीं सुनी जा सकती। लेकिन ये चूँकि एक डिफरेंट केस है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वही जजेस तमाम सुनेंगे। तो अगर 5 रुकनी बेंच वो कमेटी मिलकर बना देती है और उसमें अवेलेबल जजेस हों तो प्रॉब्ली वो सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पे ज़ाहिर ये लग रहा है कि एक आइनी बहरान बनने जा रहा है, एक आइनी इशू पर, जहाँ पर पार्लियामेंट के पार्लियामेंट की ये आ गई है बिल और तरमीम ये आ गई है कि ये चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। तो अब ये देखना होगा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को किस हद तक तस्लीम किया जाएगा, क्योंकि माजी में ऐसी रिवायात मौजूद हैं। माजी करीब में तो पार्लियामान की सुप्रीमेसी को बड़ा खुले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
एक्ट जी बिल्कुल किया गया, लेकिन चूंकि मैं तो ओवरऑल बात करूं, अगर हम माजी में देखें तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें स्ट्राइक डाउन भी हुई हैं चीज़ें, तो उस वजह से ये शकूक व शुबात मौजूद रहते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं जमहूरियत के सफ़र पे, कानून और आइन के सफ़र पे। तो जो पार्लियामेंट ने जो तरमीम तजवीज़ की हैं, और बेसिकली वो तरमीम भी नहीं है, जैसे भी सईद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि वो वजाहत है सिर्फ। तो अगर कोई ऐसा सुकम मौजूद है फ़ैसलों में, और उस फैसले का तो तफसीली उस केस का तो भी तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया, तो वो जो रिव्यू होना है उसके लिए प्रॉब्ली ये भी ज़रूरी है कि वो तफसीली फ़ैसला तो आ जाए। तो अभी जजेस छुट्टियों पर हैं, वो आ जाएंगे, तफसीली फ़ैसला आएगा, उसके बाद वो प्रोसीडिंग शुरू होगी। तो मेरा ख्याल है ये कोई इसमें बड़ा इशू नहीं आएगा और ये कंटिन्यू रहेगा। बल्कि इसमें बड़ी तब्दीली ये आ सकती है कि इस कानून की मंजूरी के बाद जब सदर पाकिस्तान की तरफ से इस पर साइन हो जाएंगे और ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो इलेक्शन कमीशन मुमकिन तौर पर इसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दे, और वो फ़ैसला वो बीच में लटक जाएगा क्योंकि वो अभी तफसीली फ़ैसला भी नहीं आया, तो वो फिर बाद में डील होगा। लेकिन अभी इस पर अमल दरामद हो जाएगा जो नया कानून बना है। अच्छा शेख साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस कानून के बाद सियासी टेम्परेचर में इजाफा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, या फिर कम अज़ कम ये जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर? क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है कि ये इदारों को, जजेस को भी दबाव में इसके तहत लाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ज़रा इधर शोर होगा, ज़्यादा होगा, या फिर सियासी प्रैक्टिकली फील्ड के ऊपर, सियासी मैदान में, सड़क के ऊपर, पार्लिमान के अंदर? देखें, इस पर मैं समझता हूँ कि अगर इस पर शोर गुगा होना चाहिए या हो तो ये पार्लिमान में हो तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसका कोई अच्छा रिजल्ट भी निकल आए। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पर होगा तो इसका लोगों के पास जाएगा तो ज़रूर, लेकिन इसका असर इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। इम्पैक्ट तो जो है आपको जहाँ पर इस पर बहस करनी चाहिए वहाँ से ही आ सकता है, और फिर बैठ के शायद कोई मसला हल हो। लेकिन क्योंकि अब कानून बन चुका है, और जब कानून बन जाएगा, 2 ऐवानों से पास हो गया, तो उस पर अमल दरामद, जिस तरह अभी नूरुल्लाह साहब कह रहे थे कि अमल दरामद शुरू हो जाएगा। और अमल दरामद तो फिर इस सेंस में शुरू होगा कि सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अभी तक तफसीली फ़ैसला नहीं जारी हुआ, तो अब देखना यह है कि हुकूमत ने ये जो बड़ी अच्छे स्मार्ट मूव की है कि उन्होंने ये बिल पास करवाया, 2 ऐवानों से पास हो गया है, और फिर अगर इस पर अमल दरामद करने में उन पर कोई कानूनी कदगर ना हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसको 15 दिन से ज़्यादा हो गया, और उस पर कहा गया था कि आप अपनी डिक्लेरेशन 12 को मेरा ख्याल है, 12 जुलाई को आया था, 12 अगस्त को महीना हो जाएगा। तो वो अगर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, और कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल हो जाएगी। सईद चौधरी साहब, इमरान साहब सर एक मिनट, आप जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि इसमें पीटीआई चूँकि ऑब्जेक्शन कर रही है और वो लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस केस को लेकर, तो वो तो टेम्परेचर बढ़ाने की पूरी कोशिशें माजी करीब में जो किए जा रहे हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। हाँ, सोशल मीडिया की हद तक उन्होंने जो शोर मचाना है वो तो रहेगा, अगरचे वो भी अब कूल डाउन हो रहा है चीज़ें, जिस तरह से रेगुलेशन हो गई है, कवानीन बन रहे हैं, मेरा ख्याल है उस पर भी लोग थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएंगे। और प्रैक्टिकली तो एक तो बार बार एहतजाज की कोशिश पे उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। वो 13 अगस्त की हमने बात करनी है, वो उस पर बाद में आता है। लेकिन अभी तक जो पार्लियामान में होना था, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो तो भूख हड़ताल के नाम पे चाय हड़ताल जो करते हैं कभी कभार, लंच के टाइम के बाद और डिनर के टाइम से पहले जो एक हड़ताल, वो उन्होंने कहा कि वो तो हम मीडिया की वजह से करते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा, उमर यूब साहब ने, उमर यूब साहब ने कहा ना कि आप लोग कहते हैं कि जी कि इतने बजे तक तो हम सोए हुए होते हैं जी। तो नहीं देखें, ये बात नहीं है कि मीडिया तो 24 आवर जो है वो अवेलेबल होता है। अगर कोई शख्स 24 घंटे भी एहतजाज वो भूख हड़ताल करना चाहे तो मीडिया ये नहीं होता कि वो अपना जो है वो कैमरा ऑफ करके कहीं चला अच्छा जाता है। साहब, एक बात ये है कि ट्रिकी सूरत हाल ये है कि 15 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर था कि आप ये प्रोसीजर जो है ना वो कर लें। जी जी जी। अच्छा, तो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई लग सकती है? ये देखें, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इसलिए नहीं लग सकती, एक तो ये कि उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो अब उन्होंने दरख्वास्त दी है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें कहा जनाब आपने तो 2 कैटेगरी बना दी, 2 कैटेगरीज बना दी हैं इनके जो पीटीआई के अरकान है, 41 से 1, 39 से 1, वो एक बात होगी। और दूसरा उन्होंने कहा था कोई हर्डल हो ना तो फिर हमारे पास आना है आपने इलेक्शन कमीशन को। तो क्या हर्डल है आपके ख्याल में? सॉरी, हर्डल उसमें यह है कि पीटीआई की का कोई तंजीमी ढांचा नहीं है,
ओके। जो इलेक्शन इन्होंने करवाए थे इसी वजह से इनका जो सिंबल था वो लिया गया था इनसे। और बाद में जो इलेक्शन करवाए हैं, इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद जो इन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, वो भी अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन कह रहा है जनाब वो जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का, उसमें ये था कि 15 दिन के अंदर अंदर जो 41 लोग हैं ये अपना इकरारनामा जमा करवाएंगे इलेक्शन कमीशन में कि जनाब हमारा ताल्लुक फलां पार्टी से है, ज़रूरी नहीं PTI, वहाँ ये भी लिखा हुआ है कि मुतलका पार्टी वो, लेकिन वो PTI ही से मुतल्लक है। और फिर जो मुतलका जमात है, अब इन सब ने 26 जुलाई को सर्टिफिकेट जमा करवा दिए तमाम लोगों ने इकरारनामे, और उसके साथ ही PTI की तरफ से शायद सर्टिफिकेट भी जमा करवा दिए गए। वो कह रहे हैं जी सर्टिफिकेट किसने दिया है, हमारे कागजों में तो इस नाम का कोई चेयरमैन ही नहीं PTI का, तो ये हम इसको कौन सर्टिफिकेट देगा, ये वो लेके गए हुए। उसकी समात भी ज़ाहिर है छुट्टियों के बाद ही, जैसे नजरसानी की दरखास्त जैसा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है दूसरा- कि जी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। हाँ वो तो अच्छा, और वो रजिस्टर्ड भी है इलेक्शन कमीशन में। और जितने लोग आ रहे हैं, यानी वो 41 के करीब जितने लोगों ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, अगर सब के ऊपर एक ही चेयरमैन है तो वो मान ले इलेक्शन कमीशन। नहीं 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 नहीं, यही तो एक इशू है ना। आइन और कानून में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक फैसला होना है ना। ये तो नहीं कि जनाब चलते चलते एक बंदा कहता है जनाब मैं PTI का हूँ और वो जनाब एक सर्टिफिकेट दे दे जनाब मैं ये हलफनामा दे रहा हूँ। देखे ना, इन्हीं कानूनी वो देखे चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए नहीं नहीं नहीं, उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने यही कहा है ना कि हर्डल है तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है। एक नंबर 2 बात यह है कि ये अभी जो फैसला है ये फाइनल नहीं हुआ। ये मैं आपको अर्ज कर दूं वो कि फाइनल इसलिए नहीं हुआ कि अभी जो नज़रसानी है एज राइट, आइन के आर्टिकल 89 में 189 में ये राइट दिया गया है कि हक है हर बंदे का जिसके खिलाफ फैसला है सुप्रीम कोर्ट का मुतासर अफरी को, वो नज़रसानी फाइल कर सकता है, नज़रसानी की दरख्वास्त फाइल कर सकता है। ये फाइनल उस वक्त होना है ठीक है जब नज़रसानी का फैसला हो जाएगा, यानी कि वो अपॉर्चुनिटी भी लोग अवेल जब कर लेंगे उसके बाद उसने फाइनल होना है। आपको ये पता ही है कि जो सेशन कोर्ट में सजाए मौत होती है किसी बंदे को जी, तो वो फाइनल नहीं होती जब तक हाई कोर्ट का 2 रुकनी कम से कम बेंच जो है उसको कंफर्म ना कर दे। वो एक रेफरेंस भेजते हैं फिर, यानी उस कंफर्मेशन से मशरूत होती है वो। इसी तरह ये जो फैसला है इसके बारे में जो कहा जा सकता है जनाब हमें इस पर एतराज़ है, हम मुतासरा फरीक हैं, ये फैसला हमारी नज़र में फ़लाँ आइनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर रहा, इसलिए जनाब आप इस पर ज़रा नज़रसानी फरमा दें, देख लें क्या मसला है। जब तक वो फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो इस पे मेरा ख्याल है ये तौहीन अदालत नहीं लग सकती। तो फिर जो कानून आ गया है, कानून मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, जो सुप्रीम कोर्ट है जो फैसले देना होता है उसने उस आइन और कानून के तनाज़र में उन्होंने तशरीह करनी होती है, री राइट नहीं किया जा सकता सही आइन को, और ना ही अपनी तरफ से कोई फैसला कानून बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ही के जजमेंट्स हैं इसके हवाले से सही। क्यों नहीं। तो जब ये कानून आ गया है तो फिर कानून मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ़ायक होगा, उसको फ़ौक़ियत होगी, वो गालिब हैसियत जो है वो कानून की है और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन है इस कानून पर अमल दरामद का पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। नूरुल्लाह साहब, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, मुझे ये बताएं कि 39 एक है ना, 39 और 41 एक, और ये टोटल बन जाती हैं 10-80। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें दी गई हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, चलें यूँ कह लें, आपको लगता है कि एंड ऑफ द डे ये 80 ही रहेंगी, बढ़ने की बजाय मज़ीद कम तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, अभी तो ये 41 के लिए ही बड़ा डिस्प्यूटेड डिसीजन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस पर अभी अमल नहीं किया है। 39 के बारे में चूंकि क्लियर डिसीजन था वो उन्होंने कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी वाबस्तगी उन 39 लोगों ने शो की थी अपने फॉर्म्स में कहीं ना कहीं, अगरचे उसको भी हतमी सूरत तो इख्तियार नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद कर दिया उनका नोटिफिकेशन के हवाले से, लेकिन 41 का अभी तक फैसला नहीं हुआ। और नया ये जो कानूनी तरमीम आ गई है इलेक्शन एक्ट की, मेरा ख्याल है उसके बाद ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये तरमीम के बाद तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्क्वालीफाई ये जो है ना 39 जो है जो नई तरमीम आई है, हाँ जी,
उसके बाद उसमें ये लिखा हुआ है कि एक मरतबा किसी जमात के साथ आपने अगर अपनी एफिलिएशन शो कर दी, शामिल हो सुनीता गए, कौंसल के साथ, हाँ, तो कर फिर दी हुई है ना। वाबस्तगी वो नाकाबिल तनसीख है, मनसूख नहीं हो सकती। ठीक, अगर ये अब अपनी वाबस्तगी बदलेंगे तो 63A जो है डिफेक्शन क्लास जो है वो लागू हो जाएगी। इसमें कानून में नहीं लिखा हुआ, लेकिन अमलन ऐसे वैसे जैसे वो दो जजों ने जो इख्तिलाफी नोट दिया है जी, उसमें उन्होंने 63 का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, 51 का भी जिक्र किया हुआ है, 106 का भी जिक्र किया और 53A का भी जिक्र किया हुआ है। सही। और जो नज़रसानी की दरखास्तें हैं या जो नज़रसानी की प्रोसीडिंग होगी वो इन्हीं नुकात की बुनियाद पे, ठीक, जो दो रुकनी बेंच ने दिए और जो कानून में उठाए गए हैं उन्हीं की बुनियाद पे। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें वो 39 कोई ख़तरे में नहीं होंगे। उसकी वजह यह है, देखें, उन्होंने अपने तौर पे ये स्टेप नहीं लिया है, उनके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में उन्होंने ये अमल किया है, तो मेरे ख्याल में उन पे डिफेक्शन क्लॉज शायद ना लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर ने फैसला स्पीकर ने फैसला करना है। लेकिन ये बात जब कि अदालत में दोबारा जाएगी तो मुमकिन है वो इस हवाले से उन्हें लेकिन जाएगी, एक तलवार जरूर लटकेगी। लटकती रहेगी। हाँ, 41 लोग जो हैं वो बीच में लटक गए हैं, वो कम से कम पीटीआई के मेंबर्स नहीं बन सकते। मैक्सिमम ये होगा कि वो वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले जाएंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 5 अगस्त को और वहां पर बड़ा दो टूक सवाल हुआ था और उस सवाल के जवाब में जो कुछ कहा गया वो ये था कि 9 मई वालों के मतलब ना हमारी कोई पॉलिसी तब्दील है और ना तब्दील होगी। तो वो जो मुज़ाकरात की पेशकश थी एक तरफा, वो एक तरह से कहें कि वो फारिग होगी। हाँ, सवाल इसी तरह किया गया था कि जब ये बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं। कि नरमी अच्छा, दिखाई आज जा रही है। जो बानी पीटीआई है उन्होंने भी कहा कि जी ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं, ठीक है, ओके, ऐसे ही तो ऐसे ही सही। एक तो बात ये उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि 9 मई के हवाले से माफ़ी हमसे मांगे, मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ और ये है वो, इस तरह की बातें। और फिर वो CCTV फुटेज दिखाएं जिसमें लोग हमारे यानी जला रहे हों अमलाक को। वो आप रिपोर्टर हैं माशाल्लाह और एक चैनल के आपको हेड कर रहे हैं यहाँ पे, ये कौन सी CCTV फुटेज की बात हो रही? वैसे उन्होंने आज मियाँ वाली का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि मियाँ वाली के कुछ जहाज जो जलाए गए थे वो तो पेट्रोल से या किसी इस तरह की चीज़ से नहीं जल सकते, वो एक ख़ास किस्म की धात होती है। नहीं, देखिए इमरान साहब, बात तो वो किसने जलाए हैं? अब वो सवाल उल्टा इनसे पूछ रहे हैं कि हमें बताएंगे किसने जलाए हैं। देखिए उल्टा सवाल तो जाहिर है वो इस वक्त जहाँ बैठे हैं और उनकी आदत है कि वो पहले कोई बात करते हैं फिर कोई और बात करते हैं। माफी मांग लूंगा, यानी मैं उनको माफी पार्टी से भी निकाल की भी दूंगा बात की है और माफी और भी फिर मांग उन्होंने कहा है कि मैं उनको निकाल भी दूंगा और मेरे लोग हैं नहीं, सब कुछ दिखाएं। लेकिन बात यह है कि 9 मई का वाक़या मैंने खुद कवर किया हुआ है। मैं खुद ज़मान पार्क के बाहर था और मैंने खुद जो है वहाँ से लोगों को पेट्रोल बम बनाकर फेंकते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी और ने इसको देखा है, मैं सारा रात वहाँ पर मौजूद रहा हूँ जब से ये सारा वाक़या हुआ है। तो खैर वैसे तो ये जो है ना बानी पीटीआई ने इस बात को आज जो है ना सहाफ़ियों से बात करते हुए इस चीज़ को माना भी है कि हमने जो पेट्रोल बम जो चलाए हैं वो ज़मान पार्क में चलाए हैं, वो नहीं चलाए हैं। हालांकि पूरी बात मान लें कि बाकी जो फुटेजेस हैं उसमें भी पूरे सोशल मीडिया पर अभी आप एक क्लिक मारे सारी फुटेजेस आपको मिल जाएंगी, कोर कमांडर हाउस, जिनाह हाउस और बाकी सारी जगहों पर CCTV फुटेज का मुतालबा कर रहे हैं जो जिसका कोई वजूद ही नहीं है। CCTV फुटेज का देखें, बात यह है कि उनके अपने जो लोग हैं उनके ये बयानात हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग मौजूद है कि हमने जो है जिनाह हाउस को बिल्कुल तबाह कर दिया है, एक गमला भी नहीं छोड़ा। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और एजाज चौधरी जो सेनेटर है उनकी तरफ से ये कहा गया। तो जब उनके लोग ये सारी बातें एडमिट कर रहे हैं तो कोई इलाज तो उसका फिर क्या इलाज कर सकते हैं। और फिर बात यह है कि आज जो उन्होंने कहा है जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कि मैं अपने लोगों को जो है वो निकाल दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा, तो कम से कम यहाँ से इब्तिदा कर दें कि उनका एक बहुत बड़ा लीडर जो सेनेटर चौधरी एजाज साहब हैं उनकी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, उनको तो निकाले ना और इब्तिदा यहाँ से कर दें और फिर बाद में कारकुनान की तरफ चले जाएं। साहब ना सिर्फ ये बल्कि इनके लोग भी कहते हैं कि CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। हाँ, 9 मई वाली CCTV फुटेज कहाँ है? ठीक, ये बार बार ये बात कर रहे हैं। और वो बात की थी इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुटेज थी, वो कहते हैं जनाब वो जो CCTV कैमरों की फुटेज वो गायब है। CCTV कैमरों की फुटेज गायब है, इतने ज़्यादा 37-40 के करीब जो है
न्यूज़ चैनल्स के कैमरे जो हैं वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो वहाँ फिर सीसीटीवी फुटेज की क्या ज़रूरत है। और आप ही के लोगों ने, जो कोर कमांडर हाउस में हमला किया गया, उन्होंने वो बनाई हुई है वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप बनाए हुए हैं, वीलॉग किए हुए हैं, उन्होंने वहाँ खड़े होके टिकटॉक बनाए हुए हैं। और फिर ये इनका भांजा जो है, जो पतलून लहरा रहा है वहाँ पे, है, तो वो क्या इनका नहीं है? ये वो जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ पे, जो गिरफ्तार हुए हैं लोग, ये कभी 10,000 पहुंच जाते हैं, कभी 15,000 में पहुंच जाते हैं, कभी 8,000 में पहुंच जाते हैं। अच्छा जी, और इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं मैं थोड़ी सी, कि अगर ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, तो भाई बात यह है कि वहां पर अगर कैमरे लगे हुए भी थे तो वहां तो कोई चीज छोड़ी नहीं, वहां तो आप जो एक चीज तबाह बर्बाद कबूतर तक उठा के ले गए थे और मोर उठा के ले गए थे, तो बाकी कौन सी चीज लग गई, आग लग गई। तो इसमें एक ऐड कर दूं कि एक और यू टर्न लिया गया है, एक और यू टर्न माफी के हवाले से। नहीं, पहले मैं इस पे बात कर दूं, थोड़ा सा मैं करना चाह रहा हूँ कि बानी तहरीक इंसाफ ने आज जो माफ़ी की बात की है, वो भी उन्होंने बड़ा गोलमोल सी बात की है कि अगर मेरे लोग हुए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, यानी वो उन लोगों के लिए माफ़ी मांगेंगे। जबकि सूरत हाल ये है, अभी तक जो तहकीकात भी हो चुकी हैं, वो खुद मास्टरमाइंड है, उनका अपना बयान मौजूद है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। ये आज भी कहा, आज भी कहते हैं। अच्छा, उनके लोग, उनके सीनियर रिएक्शन वाली बात नहीं कही, एहतजाज वाली बात कही। उन्होंने कहा कि ये कहाँ पे लिखा है आईन और कानून में कि जीएचक्यू के और फिर सामने साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई को मैंने तो कॉल नहीं दी, ये भी कह दिया। इस बात का वो एतराफ़ बार बार कर चुके हैं कि मैंने 9 मई के लिए जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी थी, अपनी तरफ से वो पुरअमन कह देते हैं। वो कहते हैं ये 9 मई से पहले मैंने कह दिया था। उनके सीनियर लीडर्स और वो खुद बार बार कहते हैं कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो किसने, जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उन्हीं के खिलाफ जाकर हम एहतजाज करेंगे, हम कोर कमांडर हाउस के सामने करेंगे, जीएचक्यू के सामने करेंगे। इस बात का वो बरमला इजहार कर चुके हैं बार बार। तो ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में अब ये कहना कि अगर कुछ मेरे लोग हुए तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, वो अपने लिए एक आसान और सेफ पैसेज मांग रहे हैं, अपने लिए फेस सेविंग मांग रहे हैं कि मुझे बचत का रास्ता दे, मुझे किसी तरह। वो जो माफ़ी की बात है, असल बात यह है कि वो अब अपने लिए रास्ता मांग रहे हैं। उन्हें नज़र आ रहा है कि कानूनी जंग जो है जिस तरफ जा रही है, 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी, तोशाखाना के हवाले से और दीगर जो उनके केसेस हैं, वो केसेस अपने हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो वो जो उनका खौफ है, उस वजह से अब वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। वैसे ये ना गलत बयान नहीं कर रहे हैं कि जनाब मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था तो वहाँ एहतजाज करना है। रेंजर्स सिविलियंस की मदद के लिए आई हुई थी आइन के तहत। असल तो ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे इनके नैब अदालत से, उसमें गिरफ्तार हुए, सिविलियंस ने पकड़ा है। और सिविलियंस जो है, जो उनका हेडक्वार्टर है नैब का, वहाँ लेके गए हैं इनको। ये को रेंजर्स जो थे पकड़ के इनको जीएचक्यू में ले गए थे, यहाँ लेके गए थे पकड़ के, वहाँ जाके एहतजाज करते अगर करना था उन्होंने, उस थाने के बाहर एहतजाज करते, नहीं वो तो उस स्टेशन के सामने। असल तो इनका मतमा नजर ज़ाहिर आ रहा है। पता जो रावलपिंडी वाली बात कर रहे हैं उसके पीछे एक बहुत हसास कहानी है, वो बस यहाँ शायद बयान करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए अब ये वहाँ जो डिफेंस ले रहे हैं ना रावल मियाँ वाली एयरबेस वाला, उसके पीछे एक और कहानी है। अच्छा, हाँ जी, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ अच्छा नहीं, इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि जब वो रेंजर्स की बात करते हैं गिरफ्तारी में, ज़ाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एक दूसरे की हेल्प भी कर रही होती हैं। हमने ये देख लिया कि सिविलियन जो सेटअप था पुलिस के जरिए, जब उन्हें वो तो मफलूज करके रख दिया था, जब इन्हें नहीं यहाँ से लाहौर से जमान पार्क से गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। तो अच्छा, ऐसी सूरत में किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है? एक लीगल तरीके से उनके वारंट इशू होने के बाद अगर वो गिरफ्तारी पर इस तरह की मज़ाहमत कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड सी बात थी ना कि तमाम फोर्सेज की हेल्प ली जा सकती थी। अच्छा जी, 13 अगस्त को उन्होंने कॉल दी है और जो आखिरी कॉल थी वो 5 अगस्त के लिए थी। बिल्कुल। और हुक्म था बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर साहब को कि वो लीड करें इस्लामाबाद में जलसा। तो 13 अगस्त को इन्होंने अब कॉल दी है कि जी 13 अगस्त की रात को निकलें और लाहौर में 3 जगहों के ऊपर जलसा करने के लिए इन्होंने डीसी को लिख दिया। एक मीनार पाकिस्तान, एक नासिर बाग और तीसरा मोची दरवाज़ा। मोची दरवाजा तो अब छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड जितना रह गया, वहाँ क्या नहीं, अब तो रहा ही नहीं, वो भी नहीं है, फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं चले सिंबॉलिकली सही, फुटबॉल ग्राउंड से भी फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं। अच्छा, लेकिन चलें आप फर्ज करें कि मतलब सेरेमोनियली ले लें आप उसको, इसको इलामती तौर पर लेना। एक बात ज़रा मोटी सी शेख साहब ये बताएं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अभी तक इतनी उसमें दमखम लगता है उसके कारकुन बाहर आ जाएंगे 5 अगस्त को, तो वो जितने आए सो आए वो आपने देख लिया। तो ये इसमें कोई ट्रिक है कि 13 अगस्त को लोग जो वैसे ही जश्न मना रहे होते हैं आज़ादी का, 14 अगस्त बिल्कुल वो शुरू हो चुकी होती है। मतलब 13 अगस्त रात 12 बजे मार रोड कराची का जो है वो क्लिफ्टन और वो जो लाहौर कनाल, आप कोई बड़ा शहर कोई एक ले लें, डिफेंस एरिया, वहां पर तो लोग होते हैं। अब ये स्कीम है कि उनको कहें कि ये सारे मेरे, ये सारे मेरे। असल सिर्फ यही बात है कि क्योंकि मैंने जितने अभी तक देखे हैं कि पीटीआई कोई जलसा भी नहीं कर सकी, जलसा करने की उन्होंने इजाजत मांगी। पीटीआई कोई जलसा भी प्रॉपर नहीं कर सकी और कोई रैली भी प्रॉपर नहीं निकाल सकी। ऐलानात होते हैं और फिर बाद में खुद ही उस ऐलान को उनकी जो मैनेजमेंट होती है, लोकल हो या सूबाई हो, और उस ऐलान को वापस ले लेती है कि हम जो है ना किसी ख़ास वजह से एहतजाज नहीं कर रहे, रैली नहीं निकाल रहे। और अगर ये 13 अगस्त को इस पर 13 अगस्त तक कायम भी रहते हैं तो इसका सिर्फ क्रेडिट लेंगे, क्योंकि जैसे आपने खुद फरमाया है कि 13 अगस्त के रात से जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो आज़ादी की तकरीबात जो है वो शुरू हो चुकी होती हैं और लोग जो है वो सड़कों पर बाहर आ चुके होते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसको पीटीआई का झंडा लेके अब वो देखे ना, अब पीटीआई का झंडा लेके अगर बच्चा निकला हुआ सड़कों में मोटरसाइकिल लेके, वहां 2 झंडे भी नजर आ जाएं, वो सबज हलाली परचम के दरमियान इनके, ठीक है ना, तो वो ये शो ये करेंगे जनाब, देखें जी हमारे सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया पे उन्हें मिल जाएगा फोटोशॉप करके वो लिबर्टी को पता नहीं वो मैनहट्टन पता नहीं से भी कोई बड़ा कोई बना देते हैं। असल मसला यह कि ये 13 अगस्त को जो आज़ादी की तकरीबात और बच्चों का और नौजवानों का जो जश्न होता है उसको बर्बाद करने की इनकी एक प्लानिंग है। अपना एडवांटेज लेना और उसको ख़राब करना। आप देखें लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ वो जश्न मनाने के लिए निकलते हैं तमाम सड़कों पे, मुल्क भर में जो भी अहम शहर आए हैं उनको डेकोरेट भी किया जाता है, खूबसूरत हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो वहाँ पर ये इसको पॉलिटिकल रंग देकर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए उस सारे सेलिब्रेशन को ख़राब करना चाहते हैं। और अच्छा, उनका मकसद जो बार बार वो कोशिश करते हैं कि इसी तरह हंगामा आराई हो, इंतशार फैले, ये सारी कोशिशें हो रही होती हैं उनकी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इस तरह से इजाज़त मिलेगी। हुकूमत इस बारे में आई एम श्योर कॉन्शियस होगी कि उन लोगों को नहीं वो ख्वाहिश जो है ना उनकी, जो उनकी ख्वाहिश यही है कि हंगामा आ रही हो, उनकी ख्वाहिश ये है कि हंगामा आ रही हो। उनकी ख्वाहिश ये है कि एक हसरत ना तमाम वो बांग्लादेश वाली सूरत हाल वो कोई इस तरह की यहाँ पे चाहते हैं। अच्छा, मैं जो है ना वज़ीर इत्तलात व नशरियात उन्होंने कहा है कि जी कि ये जो बानी पीटीआई हैं, कल तक शेख मुजीब साहब इनके हीरो थे और एक उनका मुजस्मा, कुछ मुजस्मे उनके गिराए गए हैं बंगालियों ने, तो इन्होंने यूटर्न ले लिया। अच्छा, आज ये सवाल हुआ उनसे, अच्छा एग्जैक्टली सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी कि मैंने कब कहा था वो मेरा हीरो है, मैंने तो कभी भी नहीं कहा यार, मैंने तो कहा है मुद्दरमान कमीशन रिपोर्ट। ये देखिएगा वो जो इन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्री बना के इनके अपने अकाउंट से इन्होंने अभी तक पड़ी हुई है, अभी तक पड़ी हुई है। उसमें मुवाजना गद्दार कौन, और आखिर पे ये कहा जाता है कि जनाब ये वही लोग हैं जो बादशाह जिसने ये वही सोच, उसी सोच पे काम कर रहे हैं जैसा इन्होंने मशरकी पाकिस्तान में किया था और फिर वो पाकिस्तान को, बांग्लादेश जो है वो वजूद में आया था। अब इन्होंने, अब वहाँ जो सूरत हाल है ना बांग्लादेश में, शेख मुजीब वाली, शेख मुजीब साहब तो जनाब वो 1975 में 15 अगस्त उनका बस थोड़ा सा उनका टन्योर था और उसके बाद लंबा अरसा रहा, लोग अवामी लीग को भूल गए। फिर 1996 में 95 में उनकी बेटी का इक़्तिदार उनको मिला, वो 5 साल, फिर 2009 में जो है। अच्छा, अब वहाँ के लोगों ने सिर्फ मुजस्मे नहीं तोड़े, वो वहाँ के बाबा कौम है मुजीब रहमान साहब, और हसीना वाजिद के दौर में जो उनकी बेटी का जब दौर आया तो वहाँ बड़ी उन्होंने उसको प्रमोट किया इस बात को। दरमियान में मामला दबा भी रहा। अब जो लोगों ने ना सिर्फ मुजस्मे तोड़े हैं बल्कि उनके साथ कुछ जगह पे शर्मनाक सलूक भी हुआ है। और फिर इवन ये कि जो कौंसलेट है उनका अमेरिका में, बांग्लादेश का, वहाँ पे वो लोग गए हैं और उन्होंने उनकी जो तस्वीरें हैं वो हटा दी हैं। यानी इससे तो इस बात को तक़वियत मिलती है कि जनाब वो कोई बाबा कौम नहीं थे, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो बात की जा रही है ना जनाब गद्दार कौन और ये वो तो उस तरफ जा रहे हैं कि जनाब ये बाबा था जिसकी वजह से
हमारे साथ तबाही हुई। और फिर इनकी जो भारत नवाजी थी, शेख मुजीब भी भारत नवाजी की वजह से उनका जो हुआ सही। और ये उनकी लेकिन बेटी इनका वही है ना कि 13 अगस्त की अब फाइनल ये- कॉल दे रहे हैं, ये कर लें वो कर लें, और वो जेन में आप सोशल मीडिया इनका देखें, इनके लोगों की जो इनके प्रोमिनेंट लोग हैं वो भी यही बातें यार कर जो रहे हैं, नौजवान हैं इनके वो भी अब समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जनाब है। लोग झंडे लेके निकल आएंगे इनके लिए, जनाब 13 अगस्त की रात को झंडे अच्छा, इनके वैसे होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा। बाय द वे आज एक सवाल उनसे हुआ कि वो आपसे तो जनाब फौज ने भी इनकार कर दिया है, गवर्नमेंट भी आपसे कोई बातचीत नहीं कर रही, और जमात इस्लामी ने भी कोई ग्रैंड कोई अलायंस में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया आपके साथ, बल्कि आपने 2 अपने लीडर भेजे थे, तो वहां पर पुलिस ने रेड किया तो वो दोनों भाग गए। नहीं, एक सबसे अहम बात जमात इस्लामी वाली से मुझे याद आ गई कि ये इन्होंने कहा था इलेक्शन का मुतालबा करें, उनके हम इलेक्शन के मुतालबा क्यों करें? जी हाँ, जी हाँ, उन्होंने जी कहा आपके पास फार्म 45 हैं और 47 हैं, जाएं ले जाएं, हाँ। हमने आपको फराहम किए हुए कराची में, बल्कि इसकी वो तो मुखालफत की उन्होंने इनकी। नहीं, वो उनके साथ इनके ये उनके बिल्कुल ठीक कंधे, है, बिल्कुल ठीक ये है। उनके मैं- कंधे इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उन्होंने इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं और दी। ये फॉर्म 45, 47 का शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन हरीपुर में उमर अयूब साहब का जो हलका है उसमें जब ये मरहला आया तो उन्होंने स्टे ले लिया। अच्छा, वो फॉर्म 45, 47 नहीं दिखाना चाहते, तो ये सिर्फ नहीं, लोगों मैं को आपको एक जरा थोड़ी सी और मजे की जो बात है ना, वो उन्होंने कहा कि जी वो आपके 2 लीडर साफियों ने कहा कि वो तो वहां से भाग गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो शुएब शाहीन बड़ा स्मार्ट आदमी है, वो उसने अपने आप को बचा लिया। इसने खुद भी बचाया था, सीढ़ी चढ़ के भाग गए थे बानी और तहरीक इनके इंसाफ खुद दीवारें फलांग कर भाग नहीं, गए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मैं एक ऐसी वैसी मेरे ज़हन में आई थी बात कि इस माइंडसेट के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा, तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, वो वाला मामला, ये आपको कुछ समझ आती है कि ये चल क्या रहा है? कभी उनको निकाल दिया जाता है, कभी कहते हैं गलतफहमी हो गई है, कभी कुछ तो इस इत्तेहाद या इस डिसिप्लिन के साथ आप क्या कोई सियासी जमात कोई बहुत बड़ा अहम टारगेट अचीव कर सकती है? आपने जो शुरू में बात की थी कि वो 41 लोग जो सर्टिफिकेट अपने दे रहे हैं पार्टी के, वो कौन साइन कर रहा है और वो कौन पर्सनैलिटी है? अच्छा, पार्टी असल में क़यादत के फुकदान का शिकार है। बानी तहरीक इंसाफ चूँकि जेल में है, वो पार्टी की क़यादत नहीं कर सकते, तो बाकी तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और कोई भी दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्टी की कोई तंजीम मौजूद है, जो कागज़ों में इलेक्शन कमीशन को दिखाने के लिए वो भी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। किसी को नहीं मालूम कि किसका हुक्म चलना है। एक ग्रुप जो है वो जाकर बानी तहरीक इंसाफ से मिलकर आता है, वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो दूसरा ग्रुप उसकी नफ़ी कर देता है, और बहुत सारे केसेस में ऐसा लगता है कि वाकई वो दूसरा ग्रुप ठीक बोल रहा है, पहले वाला गलत हो गया, और ये रोज़ की बुनियाद पर ये मामला तब्दील होते जा रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ना खुद किसी एक जगह स्टैंड लेते हैं, खैर वो तो उनका वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, यू टर्न लेने वाला उनके ख्याल में बड़ा लीडर होता है, तो वो उसी निज़ाम के तहत चले जा रहे हैं और उनकी पार्टी भी इसी तरह से चल रही है। इसलिए शेर अफजल मरवत हो या कोई भी दूसरा लीडर जो भी प्रोमिनेंट होगा, वो आपस में एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, और चूँकि पार्टी में कोई तंजीम मौजूद नहीं है, वो 1 मैन शो वहाँ पर था, जो उन्होंने रेड लाइन का नारा लगाते थे, वो वाकई उनकी पार्टी उसके बगैर नहीं चल सकती। पॉलिटिकल पार्टी में एक निज़ाम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सिस्टम होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे तहरीक इंसाफ नहीं कायम है। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा मुझसे तो पूछा ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं ये कैसे निकाल दिया। और जब इनसे पूछा गया जेल में तो 3 दफा सवाल हुआ, उन्होंने कहा खामोशी, और आखिरी दफा इस पे बाद में बात करेंगे। यानी उनको खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है पार्टी के अंदर, मैंने क्या हदायत की है। अगर उन्होंने हदायत की थी तो फिर गौहर लिखा कैसे कह रहे हैं जनाब कि ये तो हमें पता ही नहीं। बल्कि वो बैरिस्टर गौहर खुद ये कह रहे हैं कि मैं तो आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की कोशिश करता हूं ताकि आपके मामला जो है वो ठीक हो जाए। यानी इसका मतलब है कि इस वक्त जो पीटीआई जो है वो ग्रुपिंग का शिकार हुई हुई है कि अगर एक को उनको निकाल दिया है तो बैरिस्टर गौहर साहब चाहते हैं कि इनको ना निकाला जाए। इसका मतलब है कि इमरान जो पीटीआई के जो लोग हैं ना, वो ये चाहते हैं कि इसके साथ जो है चले हम बात कर रहे हैं कैदियों की, जेल की, तकरीबन हमारा प्रोग्राम इसी के ऊपर हो गया। एक कैदी को एक फ्रिज चाहिए, वो तो उसको नहीं मिल रही, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने पंजाब के जो कैदी हैं, नादार कैदी, उनको कानूनी मामलत देने के लिए कह लें कि सरकारी तौर के ऊपर जो वकला है या वकील की जो सहूलत है सरकारी तौर पर, वो स्पेशल ट्रीटमेंट, या कह लें कि वैसे तो ऑलरेडी सरकारी वकील होता है उन लोगों के पास,
लेकिन फिर भी जो कमज़ोर या गरीब किस्म के होते हैं यानी वकला सफाई देंगी, पहले प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, फिर वकला वकला सफाई भी देंगे, वकला सफाई भी देंगे। ये मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा का बड़ा अच्छा इकदाम है। अगर किसी को फ्रिज नहीं मिल रही तो उसकी किस्मत है। नहीं फ्रिज है, फ्रिज वो पड़ी हुई है सुल्तान के कमरे में, चलें, वहां से आता है चलें, पानी। लेकिन वो अपनी दस्तरस में चाहते हैं। ये मरीम नवाज साहिबा का बड़ा अच्छा इकदाम था। तो आज इसी जो कहते हैं ना कि गुड नोट या एक अच्छा जो नोट है उसके ऊपर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले पीर को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।